में जनजातीय समुदाय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। भारत में जितनी भी जनजातियाँ हैं उनके लिए भी हमारे जो संविधान है वो इन्हें आर्टिकल प्रोवाइड करता है, जिसके तहत ये अपनी किसी भी चीज़ को वैलिड रख सके या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आगे बढ़ सके। सेवा सुरक्षा उपाय अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(4)A, इन दोनों के अंतर्गत जो है आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 16(4)B ये जो है बैकलॉग के ऊपर स्पष्टीकरण देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक अधिकार के रूप में जो पर्टिकुलर हमारी 7 सिस्टर्स है उनको रखा गया है। उनको मतलब जो हमारा प्रशासन है उसके नियंत्रण के लिए इनको प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि वो एरिया थोड़ा विवादास्पद है। उसके बाद 275 आर्टिकल, इसमें 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो कि निर्दिष्ट राज्य ST/SC को अनुदान का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक अधिकारों में जो है हमें बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 23 देखने को मिलता है, और जो कि आर्टिकल 24 है ये बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। बाल श्रम मतलब 14 वर्ष से जो भी कम आयु के बच्चे हैं तो उनको खतरनाक कारखानों या फिर किसी भी खदानों इन सब में काम के लिए नहीं लगाया जा सकता। और जो हमारा आर्टिकल 23 बंधुआ मजदूरी है, इसमें किसी भी पर्टिकुलर एक पर्सन को जो है बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, मतलब उसको बंधुआ बनाया जाता है, जिसमें उसकी जो वंशानुगत ये कोई पर्टिकुलर वन आदमी है तो उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा सब इनके यहाँ वंशानुगत रूप से काम करे किसी एक व्यक्ति के यहाँ, तो इसके लिए ये दंडनीय अपराध है दोनों। तो इसकी भी ट्राइब्स के लिए जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद प्रोवाइड किए गए। उसके बाद शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, तो इसमें जो है आर्टिकल 15(4) है। 15(4) में शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रावधान किए गए हैं कि सबको शिक्षा में उन्नति करने का अधिकार प्राप्त है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 46, तो इसमें जो अनुसूचित जाति यानी ST/SC है उसको एजुकेशन और उसकी इकोनॉमिकल जो प्रॉफिट्स है उनको बढ़ावा देने के लिए और सोशली उनके अन्याय और सभी प्रकार के जितने भी शोषण होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए ये मतलब प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 350 है, तो इसमें किसी भी भाषा लिपि संस्कृति को मतलब इनको संरक्षण दिया जाएगा, तो इसके प्रावधान भी किए गए हैं, क्योंकि हमारी जो जनजाति है वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी मात्रा में मतलब हम समझ सकते हैं हमारे लिए विश्व धरोहर है, क्योंकि वो शुरू से चली आई है, उनका एक अलग ही पेशा है, अलग ही वाइब है उनकी, तो इसे बना लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे भारत की सुंदरता को दिखाता है। तो इन सब अनुच्छेदों का इसमें उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं भारत में अनुसूचित जनजाति समुदाय के समक्ष चुनौतियाँ क्या है। आखिरकार जो अनुसूचित जनजाति जाति है इनको हमने शुरू से देखा है, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माता या जनक कहते हैं जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तो उसको देखकर उन्होंने जनजातीय समुदाय इन सब के लिए इतने सारे आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं। तो उन सबको हम देखते हैं कि इनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण इन्हें जबरन विस्थापित, जैसा कि हम जानते हैं आजकल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज़ का, तो कंपनियां कहीं ना कहीं डलती है तो वो क्या है जंगल खाली कराती है, जबकि इनका जो रहने का पर्टिकुलर एरिया है वो जंगल ही है, तो इनके वजह से इनको ज़बरदस्ती विस्थापित होना पड़ता है, मतलब अपने घर को छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग तो रहते हैं तो वो पैसे लेके ऑटोमेटिक छोड़ देते, पर कुछ को इनकी जो कल्चर है उससे ज़्यादा लगाव होता है तो इनको प्रॉब्लम होती है, ज़बरदस्ती विस्थापित होना पड़ता है इन्हें।
फिर उसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा ही दोहन सभी लोग कर रहे हैं। इससे हमारी जनजाति है उसको ये सब मतलब उस तक सीमित नहीं है ये, क्योंकि वो जनजाति है वो जंगलों में रहती है, तो इसका फ़ायदा वो नहीं उठा पाती। जनजातियों में हमें खराब स्वास्थ्य बीमारियों से पीड़ित लोग मिलेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो उनका इलाज कराए। उसके बाद हम देखते हैं एक चुनौती उनके सामने प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच और क्षेत्रीय नियंत्रण की है। क्षेत्रीय नियंत्रण से तात्पर्य जैसे कि हम जानते हैं पर संसाधनों तक पहुंच कैसे होगी, जब वो सोशली इकोनॉमिकली हम जो सबसे जुड़ेंगे, पॉपुलेशन में मिलेंगे और पर्टिकुलर एक स्थान पे रहने लगेंगे, क्योंकि इधर से उधर घूमते रहते हैं, आखिर तक शिकार पे ये क्योंकि निर्भर होते हैं। तो इन सब की चुनौतियाँ हमारी ट्राइब्स को देखने को मिलती है। जनजातियों में बेरोजगारी बहुत है, जनजाति होने की वजह से इनको रोजगार के अवसर ही प्राप्त नहीं होते। तो ये सब इनकी बहुत ह्यूज लेवल पर चुनौतियाँ हैं। इसके इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलते हैं, तो आदिवासी महिलाएं विशेष रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि जब आदिवासी महिलाएं तो वो पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बाहर जाती है, तो बाहर जाने के बाद इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इनको इनके पहनावे, इनकी लैंग्वेज, सबके अकॉर्डिंग, सबके थ्रू इनको जो है जलील किया जाता है और इनके साथ मतलब जबरन गलत हरकतें की जाती। तो इससे आदिवासी महिलाएं बहुत ह्यूज लेवल पर प्रभावित होती है। इनसे जनजातीय क्षेत्रों के लिए अधिक स्वायत्तता या मान्यता की मांग करने वाले उपराष्ट्रीय मतलब आंदोलनों को भी इसमें देखा जाता है। लोग अपने रहने के लिए स्वायत्तता मांगेंगे कि आप अगर यहाँ पे कंपनियाँ लगा रहे हो या कुछ इन पेड़ों को काट रहे कर रहे हो, तो यार हमें अलग देश दे दो, आप हमें नहीं रहना ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारी कल्चर को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते लोग, हमें अच्छे से मतलब टेकल नहीं कर सकते। तो इन सब को आंदोलन के रूप में हमें देखने को मिलता है। जनजातियों के लिए किए गए प्रयास क्या क्या हैं, इन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जनजातियों के लिए विभिन्न रूप से सरकार प्रयास करती आई है, शुरू से संविधान में प्रोवाइड किया गया है इनके लिए रिजर्वेशन वगैरह सब है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण से है कि ये हमारी बहुत ही खूबसूरत ट्राइब है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है, तो इनकी संस्कृति को बनाए रखें, इनकी जो भी धारणा है इनको मानते रहे, जो सही हो उन्हें मानते रहे। उसके बाद समाज में इनको एक इक्वलिटी मिले ताकि ये भी समाज के बराबर आ जाए। सामुदायिक सशक्तिकरण, तो सामुदायिक सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि किसी भी पर्टिकुलर जो जनजाति है उसको सशक्त किया जाना चाहिए, एजुकेटेड किया जाना चाहिए, उसके अधिकारों को बताया जाना चाहिए ताकि वो न्यायालय में जाके, कोर्ट में जाके अपने अधिकारों की मांग कर सके। क्योंकि भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पे संसदात्मक प्रणाली है, इस वजह से इनको भूमि का अधिकार होना चाहिए। इनकी इच्छा हो तो ये अपनी ज़मीन छोड़े और इच्छा ना हो तो ये अपनी ज़मीन को नहीं छोड़े। इन्हें फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, इनकी संस्कृति से अलग नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, हम किसी व्यक्ति को अपने जो सबसे करीबी है उसको दूर जाते हुए देखते तो हमें कितना दुख होता है, वैसे ही इनको अपने जो अपने जंगल वगैरह है इनको इनसे अलग होने पर इन्हें बहुत दुख होता है। इनमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए और संवेदनशीलता, मतलब ये थोड़े आतंकवादी टाइप होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता किसी से भी, तो इन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए और इन्हें जागरूक किया जाना चाहिए कि आप सही फैसले लो और आप सही रास्ते पे चलो और आप एक पर्टिकुलर जो पूरी पॉपुलेशन है उसके साथ चलो, आपको भी वही अधिकार मिलेंगे जो सबको मिल रहे हैं। एकाकी जनजातियों की सुरक्षा, इसमें फोकस किया गया है कि आंखें रखो हाथ हटाओ, आइस ऑन हैंड्स ऑफ, मतलब आंखें रखो। इसका डीप फैक्ट में डीप मतलब ये होगा कि आंखें रखो, सब समझो, सब एनालाइज करो। हाथ हटाओ, जैसे कि आप
किसी भी बात पे हमला करते हो, आंदोलन करते हो या फिर आतंकवादी फैलाने की कोशिश करते हो तो ये सब बंद करो, हाथ हटाओ और आंखें रखो, देखो सबको, बस हाथ हटाओ। कानूनी संरक्षण देना चाहिए, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब संरक्षण के ही काम है कि इन्हें आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं, इनकी सुरक्षा की बात की गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि समावेशी विकास, मतलब सभी को समान रूप से विकसित होने का अधिकार है, तो समावेशी विकास भी इसमें होना चाहिए। पुनर्वास और मुआवजा, इनको एक पर्टिकुलर एरिया में जो रहने का स्थान मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए किसी भी चीज़ पे इनको अगर नुकसान होता है तो। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, इनकी तक अच्छी प्रकार की शिक्षा पहुंचानी चाहिए ताकि ये अवेयर हो सके, अपने अधिकारों को जान सके और आगे बढ़ सके। और इनकी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनमें अवेयरनेस नहीं होती तो बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति भी मिलते हैं। रोजगार के अवसर इन्हें देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये भी एक पर्टिकुलर हमारे साथ एकदम कम्प्लीटली बराबरी में आ जाएंगे तो हम आरक्षण को ख़त्म कर सकें, क्योंकि जिनको मिल गया वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते, तो ये थोड़ा गलत होता है। इसका कंक्लूज़न हमें देखने को मिलता है कि जनजातियाँ भारतीय जनसंख्या का एक पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। ये टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 8.6% है। उनमें से भारत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उपयुक्त उपायों को लागू करके और आदिवासी कल्याण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर भारत अपने लिए अपने आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करने की दिशा में कार्य कर सकता है। मोस्टली हमारी भारत सरकार है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती है। ये सांस्कृतिक विरासत है तो इसको संरक्षित किया जाए, जैसे म्यूज़ियम में हमने बहुत सारी चीज़ें सजाई गई है, इसे भी सजाया जाना चाहिए। ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना आवश्यक है जहाँ आदिवासी समुदाय स्वयं को संरक्षित महसूस करें और देश के अन्य नागरिकों के समान अवसरों एवं अधिकारों का लाभ उठा सके, मतलब वो भी नॉर्मल व्यक्तियों की तरह सब कुछ चीज़ें जो है प्रोवाइड की गई उनको यूज़ कर सके। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।